Hello everyone, we are going to study the chapter sexual reproduction in flowering plants. We are not going to read it full, only the important points that I have highlighted with regard to NEET 2022 that we are going to study. And we are going to split the things in three parts. First, the male and the female full reproductive structures, then pollination, and then the last portion, that is the embryo and the other things that are given in the last of the few pages. Okay, let's begin. सबसे पहले several hormonal and structural changes are initiated. We are studying about the pre-fertilization structures and events. So certain hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Primordium जो कि primitive part होता है उसका. Inflorescences they are formed which bear the floral buds and then the flowers. Floral bud ही बाद में flower बन जाता है. अब पहले हम स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. तो एक इसमें याद रखना है कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर एंड द नंबर ऑफ एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल. यहाँ पे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है. इसमें एंथर है, फिलामेंट है जिसको स्टॉक भी बोलते हैं. एंथर में दो लोब्स हैं और दो लोब्स हैं और हर एक लोब में दो थीका हैं. इसी वजह से इसे डाइथीकस बोलते हैं. मतलब हर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब दैट इज हैविंग टू थीका, दैट इज डाइथीकस. ये टर्म याद रखना है. फिर जो फिगर बी है उसमें एक तो आपको लॉन्गिट्यूडल एक्सिस जो ऐसे ग्रूव दिखाई दे रहा है, लॉन्गिट्यूडल ग्रूव जो है दैट इज़ द लाइन ऑफ डिहाइसेंस. और जो पोलन ग्रेन्स हैं जो कि वहाँ पे पोलन सैक में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर गोइंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ डिहाइसेंस. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसमें एक्चुअली पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद आई हैव कंडेंस्ड इट कि जो बी फिगर दिया हुआ है उसमें हर एक जो सैक है, 4 सैक बने हुए हैं. तो हर एक जो सैक है उसको एक माइक्रोस्पोरेंजियम है वो, और एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम जूम करते हैं फिर उसके बाद उसमें देखते हैं तो हमारे को बीच में तो स्पोरोजीनियस टिश्यू मिलता है. फिर उसके बाद उसके बाकी लेयर्स अभी डिस्कस करते हैं. और उसमें सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू में फिर मियोसिस होता है जिसमें कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और उसमें से फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं. माइक्रोस्पोर्स जैसे कि स्पर्म्स होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वैसे ही माइक्रोस्पोर्स होते हैं इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब सुनो, देखो, often a longitudinal groove that runs lengthwise separating the two theca. The anther is a four-sided tetragonal structure that is consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. The microsporangia that develops further and become pollen sac. जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वही बाद में पोलन सैक बन रहा है. एंड दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन्स. अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो अभी हमने बताया कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए जो कि पूरा लेंथ में ऐसे दे आर रनिंग. तो इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इनमें इट जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. एक माइक्रोस्पोरेंजिया अगर मैं उसको जूम करती हूँ, मैंने अभी बताया था, जैसे बीच में स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है. ठीक है. अब मैं बाहर से चलती हूँ उसमें, तो 4 लेयर्स है उसके. सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, फिर टपेटम. Maybe you pronounce it differently, doesn't bother. Okay. फिर बाहर वाली जो 3 लेयर्स हैं जो कि है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और ये मिडल लेयर्स, दे आर फॉर प्रोटेक्शन एंड दे हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाले पे क्वेश्चन आता है कि विच लेयर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन्स. तो 3 लेयर्स हैं जो बाहर वाली होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स. फिर मैं बात करूँ टपेटम की, दैट इज इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. Cells of the tapetum that they possess a dense cytoplasm. Generally, more than 1 nucleus is found in tapetum cells. अब देखो, जब एंथर यंग होता है तो क्या होता है कि a group of compactly arranged homogeneous cells जिनको स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है वो उसमें होता है, that occupies the central portion of each microsporangia, जो भी डिस्कस किया था.
अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, एज द एंथर डेवलप्स दी सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है उसमें से दे अंडरगो मियोटिक डिवीजन, अभी जो बताया था, तो उनमें उन स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं दे अंडरगो मियोसिस और उसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि प्लॉइडी लेवल क्या होंगे, जो टेट्राड के अंदर सेल्स होंगे, तो जाहिर सी बात है स्पोरोजेनस टिश्यू 2n टाइप का था, उनमें मियोसिस होगी, तो जाहिर सी बात है उनके जो सेल्स बनेंगे वो n टाइप के होंगे, हैप्लॉइड टाइप के। तो इसी वजह से जो स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, तो उनका जो वो रहेगा प्लॉइडी लेवल, दैट इज हैप्लॉइड n। अब सुनो, as each of these sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, so each one is a potential pollen or microspore mother cell। देखो पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हर एक, जैसे एक पोलन या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो वो 4 माइक्रोस्पोर्स बनाता है। ओके, each one is a potential pollen or a microspore mother cell. The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is known as microsporogenesis। जो भी अभी डिस्कस किया था ना कि उनमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया था, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड इज एन टाइप का, और उससे पहले जो रहा था वो रहा था पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर जाके उससे माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन्स बन गए थे। ठीक है, और इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे आर एक्चुअली अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है, जस्ट लुक इनटू योर ओन बुक्स, तो इसमें देखो ये बहुत आता है, ये जो बीच में जो कनेक्टिव वाला जो लेबलिंग है ये लोग भूल जाते हैं, तो कनेक्टिव याद रखना है। फिर तो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर्स हैं, और ये क्या टपेटम है, ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब हमने इसको जूम इन किया है। अच्छा, याद रखना कनेक्टिव्स में आता क्या है, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं इसमें, वैस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, अब देखो ये जो है क्या, इसकी लेयर्स को हमने जूम इन किया है, तो देखो बस सिंपल है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स हैं, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी है, और टैपेटम है ना। और ये जो है, जो पहला वाला जो डायग्राम था दैट इज जस्ट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। फिर जो सेकंड वाला डायग्राम अभी पढ़ा दैट इज एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द न्यू 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे उनमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम का व्यू है वो। और जो थर्ड वाला है दैट इज मेच्योर डिहाइस्ड एंथर। अच्छा, एंथर के डिहाइसेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, द 3 आउटर लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, दैट इज फॉर द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलेंस। ठीक है, और ये एक मतलब पूरा एंथर जो है उसके 4 लोब्स हैं, और वो सारी की सारी डिहाइस्ड हैं, और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। अब आ जाओ कि पोलन ग्रेन के बारे में। एक मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर अगर जैसे हिबिस्कस होता है तो उसके जो एंथर्स होते हैं वो खुले होते हैं, तो आप उसको टच करो, यू विल नोटिस येलो पाउडरी पोलन ग्रेन्स, दे स्टिक टू योर फिंगर। बाकी ये वाला जो 2.4 फिगर है दैट इज़ ऑल जो माइक्रोस्कोप से देखा गया है। अच्छा, अब आते हैं जिन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है और हम भूल जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो पोलन ग्रेन का साइज़ दिया हुआ है, इन जनरल बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ 25 to 50 माइक्रोमीटर्स, और ये उसका डायमीटर है, रेडियस नहीं है प्लीज़। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फालतू मिस्टेक्स होती हैं। 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। 2 लेयर्स होते हैं किसी पोलन ग्रेन की, एक होती है एक्साइन, एक होती है एंटाइन। अब पहले एक्साइन के बारे में बोलते तो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आज तक हमारे को पाया गया है। थर्ड, इट कैन विथस्टैंड एनी हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज। एक्साइन के पास एक प्रोमिनेंट एपर्चर होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो पोलन ग्रेन्स दे वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। अच्छा, ये जर्म पोर जो होता है दैट इज़ जहाँ से जो पोलन है जैसे ही वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है, तो जैसे वो ग्रो कर रहा होता है, तो दैट पोर, जर्म पोर इज़ द वन जहाँ से वो ग्रो करना शुरू होता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अच्छा, इन टाइम के बारे में बात करें तो डेफिनेटली थिन है, कंटिन्यूस लेयर है, उस पर कोई ऐसा जर्म पोर टाइप की ओपनिंग वगैरह नहीं है। इट इज़ थिन, इट इज़ कंटिन्यूस लेयर दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, तो क्या होता है उसमें से इट कंटेन्स 2 सेल्स। ये इतना मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू, पर इन जनरल मेरी फ्रेंड्स भी हो जाती हैं। तो 2 इसमें सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। एक
सबसे पहले वाला डायग्राम देखना, ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये तो इसमें ये जो वैक्यूल्स दी हुई हैं, फिर न्यूक्लियस है। अब देखो एक है ना एसिमेट्रिक स्पिंडल बना है, एसिमेट्रिक स्पिंडल याद रख लो यार। और अब जो बन रहा है उसमें जो बड़ा वाला सेल है दैट इज़ द वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा वाला जो सेल बन रहा है उसमें जेनरेटिव सेल है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो वेजिटेटिव सेल है मतलब बड़ा वाला, दैट इज़ बिगर, दैट इज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, हैज़ अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, देखो यार जाहिर सी बात है, अगर ये बड़ा है तो इसका फूड रिजर्व ज़्यादा होगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलरली शेप्ड है। जेनरेटिव सेल की बात करूँ तो एक तो वो छोटा है एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस, जैसे कि वो बहुत बड़ा है तो अगर मैं इसकी जेनरेटिव सेल की अगर मैं शेप की बात करूँ दैट इज स्पिंडल शेप्ड। ओके, एंड इट ऑल्सो हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म। अब देखो 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं दे आर शेड एट दी टू सेल्ड स्टेज। जब वो वेजिटेटिव और जनरेटिव होता है उन्हीं में वो पोलन ग्रेन शेड हो जाता है, तो ये 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में फिनोमेना देखा गया है। पर बाकी जो 40% हैं उनमें जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। वो कब होता है कि क्या होता है उनमें जेनरेटिव सेल जो था जो छोटा वाला वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स बिफोर द पोलन ग्रेन्स आर शेड, और यही 3 सेल स्टेज हो जाती है क्योंकि जनरेटिव सेल जो है वो 2 सेल में स्प्लिट हो जाता है और माइटोटिक डिविजन के थ्रू, मतलब वो 2 मेल गैमीट्स बना लेता है फ्रॉम 1 जनरेटिव सेल। ओके, रिमेंबर 60% और 40%, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं कि ये तो बहुत जनरल बातें हैं कि पोलन ग्रेन्स दे ऑफ मेनी स्पीशीज़ दे कॉज सेवरल एलर्जीज और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी, तो जैसे कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एंड इट ऑल्सो हैज़ बीन नोटिस्ड कि जो पार्थीनियम है, पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास दैट केम इन टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद द इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्विटस, दैट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन अकरेंस एंड कॉजेज पोलन एलर्जी। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना ये वाला जो 2.6 वाला फिगर जो दिया हुआ है उसमें वैसे कभी पूछा तो नहीं गया, पर जब तक मैं इसको डेटा को पढ़ना लूँ तो आई डोंट फील सेटिस्फाइड। तो ये वाला जो है ये तो इसमें बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड एंड natural bee collected pollen in tiny golden pods, a natural food from the honey bees, and net weight is 45 OZ. I don't know what is OZ. अच्छा हाँ, अब इसमें इतना ज़्यादा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं हमेशा भूलती हूँ। पहली बात, हाँ ये 2 डेटा है, मतलब पोलन ग्रेन्स दे लूज वायबिलिटी मतलब कि फर्टिलिटी विद इन हाउ मेनी डेज और हाउ मच टाइम स्पैन ऑफ देयर आफ्टर देयर रिलीज। तो जैसे कि राइस या फिर वीट है, सेरल्स होती हैं ये, तो वो विद इन 30 मिनट्स दे लूज देयर वायबिलिटी, वीट, राइस, सेरल्स। पर जो कुछ मेंबर्स हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली के, जो कि देयर वायबिलिटी पीरियड्स इज इन मंथ्स। तो बस यही याद रखना है कि राइस, वीट का 30 डेज है, सेरल्स का। पर कुछ हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, उनके मंथ्स में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द पीरियड for which the pollen grains remain viable is highly variable, and to some extent that depends on prevailing temperature and humidity. The 2 factors upon which the viability periods depend is temperature and the humidity. अच्छा, we can store the pollen grains in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि है ना हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें हमने सीड बैंक्स बना के रखी हुई हैं, वैसे ही पोलन बैंक्स भी होती हैं जहाँ पे हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। तो उसमें सबसे पहले पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, दैट इज़ ओव्यूल। जैसे हमने बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू पोलन सैक, वैसे मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। अब सुनो, बहुत जनरल बातें हैं। मोनोकार्प, देखो कार्पल होता है तो कार्पल एक हो सकती है बहुत सारी, तो मोनोकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी दैट डिपेंड्स। अगर फ्यूज्ड है तो उसे सिनकार्पस बोलते हैं, अगर फ्री है तो फिर एपोकार्पस बोलते हैं। इनमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
देन अगर मैं ओवरी के अंदर की बात करूँ तो ओवेरियन कैविटी, मतलब इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं। तो जो प्लेसेंटा होता है दैट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, मतलब ओवेरियन कैविटी मतलब लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर यू फाइंड द प्लेसेंटा। अच्छा, फिर से मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये कि आप ये याद रखो कि पहले तो एक ओव्यूल किस में है और बहुत सारे ओव्यूल्स किस में हैं। तो एक ओव्यूल जो है वो वीट, पैडी और मैंगो में है, और बहुत सारे ओव्यूल्स बोलूँ तो फिर वो पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड में है। याद तो रखना ही पड़ेगा। एक ओव्यूल वीट, पैडी और मैंगो। देखो वीट और राइस तो वैसे भी एक साथ बोला जाता है, और मैंगो भी, उसमें एक ही गुठली होती है, ठीक है। तो एक ओव्यूल, और बहुत सारे ओव्यूल्स हों तो जैसे पपाया इसमें सो मेनी सीड्स ऑल्सो, और वाटरमेलन में भी, और ऑर्किड, सही है, ठीक है, मेनी ओव्यूल्स। ये सब एग्जाम्पल याद रखना है, ये इसी में दिया हुआ है, कंटेंट में ही है, तो आई जस्ट कंडेंस्ड इट। अच्छा, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा मेगास्पोरेंजिया, वहाँ से प्लेसेंटा के से निकल रहा होता है, दैट इज कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द माइक्रोस्पोरेंजिया कॉमनली नोन एज ओव्यूल्स। अच्छा, अब हम मेगास्पोरेंजिया की बात करते हैं, दैट इज ओव्यूल। तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। अगर मैं बात करूं कि अगर जो पूरा का पूरा ओवेरियन कैविटी थी लोक्यूल, जिसके अंदर प्लेसेंटा था, अब उस प्लेसेंटा से एक फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल इज जस्ट अ स्टॉक, तो उसके थ्रू एक जो पूरा ओव्यूल है वो कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड बाय टू द ओव्यूल वाया a stalk that is called funicle। अब देखो the body of that ovule that fuses with the funicle at the, अब ये ovule है और ये जो है वो निकल रहा है इसका स्टॉक मतलब फ्यूनिकल। तो ये जो रीजन है जहाँ से ये निकल रहा है दैट इज नोन एज हाइलम। तो द बॉडी ऑफ दैट ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है 2020 का सवाल है ये। अच्छा, इंटेगमेंट्स तो वही है, वो प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं, उनकी काउंटिंग होती है, मतलब 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेगमेंट्स। इंटेगमेंट्स दे encircle the nucellus except at the tip where the small opening called the micropyle is organized. So opposite the micropylar end is the chaliza that is represented in the basal part। अब देखो इतना जो ये वाला जो फिगर है, ये वाले डायग्राम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो ये वाला है तुम देखना, वो नीचे जो फिगर में लिखा हुआ है तो उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल, एक्चुअली ओव्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो चलेजा एंड है वो बेसल है, बेसल पार्ट पे आ रहा है। तो इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि चलेजा का लोकेशन क्या है, तो हम बेसल पार्ट मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, इंटेगमेंट्स दे एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप, जहाँ पे आपको एक छोटी सी ओपनिंग मिलेगी, माइक्रोपाइलर एंड होता है जहाँ पे माइक्रोपाइल होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे आपको इंटेगमेंट्स नहीं मिलेंगे। और इस माइक्रोपाइल के नीचे मतलब ऑपोजिट में एक दूसरा एंड है जिसको हम चलेजा बोलते हैं, जो कि एक्चुअली बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इनक्लोज विद इन द इंटेगमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस cells of nucellus, they have abundant reserve food material that is located in the nucellus is the embryo sac। embryo sac बोल लो या फिर फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखो ओव्यूल तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर आपको एम्ब्रियो सैक मिल रहा है। सो लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट। जैसे ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम है पूरा का पूरा, वैसे उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल गेमेटोफाइट, जैसे कि मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन था, राइट। अच्छा, अभी मैं मेगास्पोरोजेनेसिस अभी डिस्कस करता हूँ, उससे पहले डायग्राम देखो, इतने भयंकर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ए, दैट इज द डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस दैट इज शोइंग पिस्टल, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और नीचे थैलेमस दिया हुआ है, याद रखना है, ठीक है। बी जो है दैट इज, इसमें आई डोंट नो हाउ यू गाइज प्रोनाउंस इट बट आई प्रोनाउंस इट पापावर। सो पापावर जो है दैट इज़ मल्टी कार्पुलरी और ये सिनकार्पस है, आप देख भी सकते हो, द ऑल दी कार्पल्स दे आर फ्यूज्ड एट वन पॉइंट लाइक दिस, सो इट इज़ फॉर्मिंग अ सिनकार्पस स्ट्रक्चर। तो ये सारी स्टिग्मा है, ये सिनकार्पस ओवरी हो गई, तो ये मल्टी कार्पुलरी है, सिनकार्पस है और एग्जाम्पल है इसका पापावर।
जैसे मैं इसको कैसे याद रख सकती हूँ कि पापा, अगर पापा आ रहा है तो फिर पापा इज़ मतलब सबको एक रखते हैं, तो फिर यू कैन रिमेंबर इट लाइक सिनकार्पस मल्टी कार्पुलरी। अच्छा, ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये माइशीलिया क्या दिया हुआ है, ये सारी की सारी कार्पल्स हैं और सब अलग अलग हैं। तो एपोकार्पस है माइशीलिया और मल्टी कार्पुलरी तो है ही है, तभी तो अलग अलग है। देखो कॉमन सेंस है, अगर सिनकार्पस भी होता है या फिर एपोकार्पस भी होता है, जाहिर सी बात है वो होंगे तो मल्टी कार्पुलरी ना, मतलब एक से ज़्यादा तो कार्पल्स होंगी, तभी तो ये बात हो रही है, कॉमन सेंस। अच्छा, डी वाला जो है दैट इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा, ओव्यूल, अब देखो इसमें ध्यान से, नीचे जो है वो चलेजल पोल है, दैट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे जो बीच में सबसे, अच्छा बाहर से चलते हैं, ठीक है, सबसे बाहर आपको देखोगे तो फिर ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है दैट इज़ कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा वाया दैट स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है उसके बीच वाला जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। तो ये हाइलम है और ये फ्यूनिकल जा रहा है वहाँ से ऊपर, देखना स्ट्रक्चर पढ़ते जाना, मैं बोलती जा रही हूँ। अच्छा, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटेगमेंट नहीं होता उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, वहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल है, ठीक है, माइक्रोपाइलर पोल, और फिर आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, फिर न्यूसेलस है, फिर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अच्छा, ये वो है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल दैट इज फाउंड इन द माइक्रोपाइलर एंड और द रीजन ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के जो माइक्रोपाइलर पार्ट है वहाँ पे आपको मेगास्पोर मदर सेल मिलेगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जाहिर सी बात है मेगास्पोर बनने की, मतलब मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से बनने के फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। अभी भी जो माइक्रोपाइलर रीजन बोला था वहीं पे मेगास्पोर मदर सेल होता है, अभी बताया। तो ओव्यूल्स जो होते हैं दे जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। और मेगा, अब देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल का जो कैरेक्टर है पूरा का पूरा वो कैसा है। एक तो है उसका लार्ज सेल है डेफिनेटली, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये तो बहुत जनरल बात है, अगर कोई चीज़ है जो कि अभी कोई चीज़ डिलीवर करने वाली तो जाहिर सी बात है इट इज़ गोइंग टू बी हेल्दी। सो लार्ज सेल, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें मियोसिस होता है, ठीक है। अब देखो मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। अब आता है मेन चीज़, देखो अब क्या होता है कि इनमें से ये जो 4 मेगास्पोर्स बनने होते हैं इसमें से ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल और बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। तो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप हो जाता है फीमेल गेमिटोफाइट में। फीमेल गेमिटोफाइट मतलब कि एम्ब्रियोसैक है ना। अच्छा, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो एक ही स्पोर से डेवलप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे है ना कुछ प्लॉइडी लेवल्स पूछे हुए हैं, याद रखना इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो इससे क्वेश्चन रिलेट करता है वो ये होता है कि वो है ना बहुत सारे नाम लिख देता है 8-10 और उसमें बोलता है कि इनमें जो है वो एन टाइप की प्लॉइडी लेवल के कितने हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे बस नंबर लिख देगा। और 2n टाइप के कौन है, 3n टाइप का। तो इस तरीके से ये इसीलिए ट्रिकी हो जाता है क्योंकि उसमें अगर एक भी आपने काउंट नहीं किया, एक भी अगर आपको नहीं पता होगा तो यू आर गोइंग टू मिस दैट क्वेश्चन। तो अभी याद रख लो कि न्यूसेलस जो है उसमें 2n टाइप का है डिप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल भी 2n होगा, फंक्शनल मेगास्पोर n होगा और फीमेल गेमिटोफाइट भी n होगा। फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है, ओव्यूल। अच्छा, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर अभी मैं इसे पढ़ रही हूँ, तुम लोग देखते जाना। देखो एक तो माइक्रोपाइलर एंड है, न्यूसेलस के सेल्स हैं 2n टाइप के, मेगास्पोर मदर सेल दिया हुआ है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर डायट बना लिया और माइक्रोपाइलर एंड और न्यूसेलस तो वैसे ही है, वैसे ही मेगास्पोर डायट से वो टेट्राड बन गया। फिर उसके बाद वो अब क्या होता है, मैंने उसको थोड़ा उल्टा करके देखा है। चलेजल एंड अभी मैंने ऊपर ले लिया है और नीचे माइक्रोपाइलर एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड और चलेजल पे क्या क्या होता है, देखो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, एक तो होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, अभी हम उसकी बात करने वाले हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस है, सिनर्जिड्स है वहाँ पे, और एक एक्सेल है, ठीक है। बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं और जो कि एक सेंट्रल सेल में होते हैं, और ये 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और एंटीपोडल्स दे आर फाउंड एट द चलेजल एंड। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड, अब वापस से अब मैंने जो पीछे वाला लिया था, हाँ अब देखो ये जो एंटीपोडल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, सिनर्जिड्स भी डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब जो बचता है वो क्या बचता है,
माइक्रोपाइल एंड पे एक जो एग सेल होता है वो, बीच में सेंट्रल सेल जिनमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है और एंटीपोडल्स दे आर डीजेनरेटेड। और अब तुम देखोगे क्या कि बीच में तो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, अभी हम इसका पूरा पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखो, एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। अब the nucleus of the functional megaspore that divides mitotically to form 2 nuclei which moves to the opposite poles. The nucleus of the functional megaspore that divides mitotically to form the 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac. The more sequential, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर था उस पर वापस आ जाओ। I just got lost for a few minutes. Yeah, okay. तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो एक बचता है दैट डिवाइड्स माइटोटिकली। अब क्या होता है, एक मेगास्पोर एक फंक्शनल मेगास्पोर था, उसने माइटोटिकली डिवाइड किया, उसने 2 न्यूक्लियाई बना लिए जो कि ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, ठीक है। तो ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। अब क्या होता है कि 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन, और उनमें क्या होता है कि एक बार में 4 न्यूक्लिएट बनती है, 2 से 4, फिर 4 से 8 बनती है। इस तरीके से 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है। अब सुनो, दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है बट दैट इज़ नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन। इस तरीके से तो अलग अलग सेल्स बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, after the 8th nucleate stage, cell walls they are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. अब सुनो, अब बाद में जो है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड कैसे, देखो एक लाइन है इससे पहले कि 6 of the 8 nuclei they are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei जिनको polar nuclei बोलते हैं, they are situated below the egg apparatus in the large central cell. अब देखो, तुम अगर उससे बात करोगे एनाट्रोपस तरीके से तो आप नोटिस करोगे कि नीचे चलेजा है और ऊपर जो है वो माइक्रोपाइलर एंड है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोलर न्यूक्लियाई जो हैं दे आर बिलो द एग अपरेटस। और एग अपरेटस कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। तो जाहिर सी बात है, देखो दिस वाज चलेजा एंड दिस वाज द माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या क्या था, सिनर्जिड्स थी और एक्सेल था, और यही ये बोला हुआ है, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। तो देखो क्या बोला हुआ है कि पोलर न्यूक्लियाई दे आर बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, सिंपल। अच्छा, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac also. देखो 3 cells they are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus, सही है। अब egg apparatus में अब 3 सेल होते हैं, उन पूरे को हम मिला के है ना एग अपरेटस बोलते हैं। और एग अपरेटस में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। सिनर्जिड्स जो होते हैं दे हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, जो अभी एक पढ़ा था, एक चीज़ अभी आ रही है। The synergids have special cellular thickenings at the micropylar end that is called filiform apparatus. इनका काम क्या होता है filiform apparatus का, जो कि cellular thickening होती है, that is important role in guiding the pollen tubes into the synergid, ठीक है। अच्छा, और 3 सेल्स और होते हैं जो कि चलेजा वाली एंड पे होते हैं, जो कि जिनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। तो 3 द लार्ज सेंट्रल सेल इज मेंशन्ड अर्लियर, वो तो 2 पोलर न्यूक्लियर। अब इसी वजह से हमने बोला कि एक तो सेंट्रल सेल हो गया, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियर हो गए, बाकी 3 और 1, तो इस तरीके से 7 तो सेल हो गए, 7 सेल स्टेज पर 8 न्यूक्लियाई कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। ओके, दिस वाज इट। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है एंड लेट्स डू पॉलिनेशन इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।